देखो एक और समझा, यहाँ माइनस सबसे पहले माइनस और प्लस देखो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है सर, अगर मतलब अगर मैंने देखा बाद में कि सर 1-2 मार्क्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ सकता है? 1-2 मतलब क्या, 10-12 मार्क होगा? ठीक है, आप मेरे को बताना। ठीक है, हाँ सर। तो हम लोग देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई बता सकता है? वही पीरियोडिक केमिकल टेबल बॉन्डिंग। से इसमें रियल स्ट्रक्चर पता चलता है। नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। हाँ सर। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। Why? Because right now we are studying this. That's why. ठीक है। हाँ। तो केमिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? वैसे अभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड सब लोग सुने हैं, कोवेलेंट, आयोनिक, ये सब बचपन में हाँ सुना है। सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। हाँ सर। तो लगभग वही चीज हम लोग फिर से थोड़ा और डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है हमारा इंटर एटॉमिक। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक मतलब जो दो एटम के बीच हो। ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल के बीच हो। समझ में आता है सबको? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड को हम लोग चार कैटेगरी में बांटते हैं। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, this is ionic bond, this is coordinate bond, and this is metallic bond. ठीक है। दो एटम के बीच ये चारों तरीके से क्या हो सकती है? बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर को हम लोग अगेन दो कैटेगरी में बांटते हैं। वंडर वॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो दो तरह का हम लोग का हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, वंडर वॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सब के बारे में एक एक कर करके पढ़ेंगे। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आयोनिक बॉन्ड से शुरू करेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर लिख लेता हूँ। स्लाइड्स हम भेज देंगे। ठीक है। अभी बस आप लोग समझो। और स्लाइड्स अगर हम भेजे नहीं तो एक बार मेरे को कॉल कर देना। ठीक है। हाँ सर। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आयोनिक बॉन्ड्स में हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयोनिक बॉन्ड में कौन कौन से एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं। सीपीपी एनर्जी चेंजेस। ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे? लैटिस एनर्जी। और इसमें क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? सॉल्युबिलिटी रूल्स, और इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फजान्स रूल्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड की अलग अलग थ्योरी आएगी, फिर अलग अलग थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अंदर कुछ कमी आएगी, फिर उसको एड्रेस करेगा हमारा VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके अंदर जो कुछ कमी आएगी उसको दूर करेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इसके अंदर जो फ्लॉ होगा उसको हम लोग फिर देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये अच्छा खासा टाइम लेने वाला है हमारा सेकेंड पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा हम लोग देखेंगे लास्ट में जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत लंबा चैप्टर है, 3-4 हफ्ते चलने वाला है आराम से, तो शुरू करते हैं। ठीक है सर मैं बस एक चीज बोल सकता हूँ? बोलिए। सर मैं बोल रहा था मैं अपना वो आंसर की क्या डिलीट कर दूं, ताकि मैं क्यों? वो बाकी जो 100 क्वेश्चन है वो आपको करके भेज सकूं। नहीं, आंसर की आप डिलीट मत करिए, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। हेलो सर, इसका वो मिल जाएगा ना सर, इसका पीपीटी? पीपीटी, हाँ ठीक है। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या होता है कि वो दो एटम कंबाइन करते हैं। ठीक है, लेटर से कोई एटम है ए, दूसरा एटम है बी, तो कंबाइन करके कंपाउंड बना दिया AB। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है। क्या हो सकता है रीजन, तो स्टेबल रखने के लिए खुद। बस। ठीक है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप इसका ये कर्व ड्रॉ करो, कैसे कर्व ड्रॉ करो, this is the potential energy of the system and this is the distance between these two atoms। A और R के बीच का जो डिस्टेंस है, A और B के बीच का डिस्टेंस है, this is R। ठीक है, और इसका अगर आप कर्व ड्रॉ करो तो ये कर्व कैसा होगा, इन्फिनिटी पे दोनों की एनर्जी नेगेटिव 0 होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये लोग पास आएंगे क्या होगी, इनकी एनर्जी फर्दर डिक्रीज करेगी, सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल बनेगा। फिर एक इंस्टेंट आएगा जब इसके बीच बॉन्ड बन चुका होगा ए और बी के बीच। ठीक है, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच क्या हो चुका है, बॉन्ड बन चुका है। ये डिस्टेंस इसके बॉन्ड लेंथ है, दैट इज R0। तो पीई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ठीक है, और आर रेडियस। R is not radius, R is distance between their centers। ओके ठीक है, सर। R0 is the bond length। ठीक है, फिर बॉन्ड लेंथ एक बार अचीव हो जाए उसके बाद अगर आप दोनों एटम को फर्दर पास आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और इस तरह से इंक्रीज करेगी। ये कर्व समझ में आ रहा है सबको। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे होता है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट से नहीं होता है, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, बिकॉज अर्थ एक बड़ा मास है और ये एक छोटा मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर छोटा मास। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के बीच जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, धीरे 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 कम होते जाएगी। अर्थ के सरफेस पे हम मान लेते हैं कि 0 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो छोटा मास भी अट्रैक्ट करेगा। हाँ, छोटा मास भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक क्या है, आप ग्राफ और एक बार समझा सकते हैं? क्या, तो ग्राफ। हाँ ग्राफ हम बता रहे हैं, देखो ये क्या है, यहाँ पे R की वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पे मतलब ये आपका एटम A है और इससे इनफाइनाइट दूरी पर ये आपका एटम B है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ होगा नहीं दोनों के बीच। ठीक है, फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे R की वैल्यू आपने कम करनी शुरू की। अगर आप ग्राफ में इस तरफ जाएंगे तो R की वैल्यू कम होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। ठीक है,
तो धीरे धीरे अब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा करेगा करेगा। एक इंस्टेंट आएगा जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। हाँ सर। दैट विल बी दिस थिंग। ये वो कंडीशन है जहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम है ए और बी का, दिस इज मोस्ट स्टेबल, हाँ सर। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट या फिर मोस्ट स्टेबल डिस्टेंस जो कि आर नॉट है। उसके बाद उस डिस्टेंस से फर्दर आप अगर उसको नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस दोनों के एटम के टकराएंगे एक दूसरे से, फिर अनस्टेबल बनना शुरू होगा हमारा सिस्टम, ठीक है। अनस्टेबल बनेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये होता है आपका, यस सर। ये होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कंबाइन किस लिए करते हैं, ताकि साथ में मिलके स्टेबल रह सके, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नीचे का हाँ सर। बोलिए। हेलो हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर वो नीचे का जो क्रेस्ट है वो समझ में नहीं आया सर। ये यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो कैसे करें इसको? देखो, अर्थ और इसका मास देखो फिर से, ठीक है। जब अर्थ और ये छोटा मास एक दूसरे से बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। हाँ सर। हाँ, फिर धीरे धीरे नजदीक आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, डिक्रीज करेगी, निगेटिव होगी, ठीक है। एक इंस्टेंट आएगा जब अर्थ और ये छोटा मास एकदम एक दूसरे को सट जाएंगे, मतलब चिपके रहेंगे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर दिस, ठीक है। यस सर। ये विपुल आनंद ने क्या किया है, स्क्रीन पे गंदा कर दिया। वो सर वहाँ पे टच किया ना, वो गलती से हो गया सर, अनम्यूट करते टाइम हो गया सर। ठीक है, समझ में आया वत्सल? मतलब सर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम मानते हैं, दिस इज अ रेफरेंस, ठीक है। आप जब फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब ये निगेटिव पॉजिटिव और ये रेफरेंस फ्रेम ये सब क्लियर होगा, ठीक है। और सब जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हाइट भी तो मेरा इनफाइनाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। बिकॉज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट mgh जो आप लोग यूज करते हैं जनरली, वो दैट इज अ मतलब क्या बोले, वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग का लिखने का तरीका है। असल में जो दो सिस्टम होते हैं, अगर उनके बीच कोई सिस्टम है, एक है इसका मास m1 है, ठीक है, एक है उसका मास m2 है, तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस g m1 m2 अपॉन r। दिस इज r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, लेकिन आप हाँ जो रेगुलरली जो फिजिक्स में बॉल वॉल उछालने का जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लेते हैं, mgh ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो वहां पे ये h जो आप लेते हैं दैट इज माइनस g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर इंटू मास 2, ठीक है। r प्लस h होना चाहिए कायदे से, ठीक है, मतलब r अर्थ का रेडियस हो गया और h जो हाइट आप ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन होता है, तब जाके ये चीज, इसको आप g के इक्वेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और ये आपका m2 होता है और फिर h, इस तरह से अप्रोक्सीमेशन के बाद mgh आता है, ठीक है। यस। हाँ, तो दिस फॉर्मूला mgh is valid only if the height is very small in comparison to the earth's radius, ठीक है। अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल अगर आपका हाइट हो, मतलब हाइट अगर 2r या फिर 3r या फिर r/2, कुछ भी अगर r के कंपैरिजन हो गया तो दिस फॉर्मूला विल नॉट होल्ड गुड, mgh वाला, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये था आपका वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटर एटॉमिक, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारा चीज पता होगा, ठीक है।
So it is formed by transfer of electrons. ठीक है? It involves electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. ठीक है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कटायन और अनायन बनेंगे. ठीक है? ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं. Na एटम क्या करेगा? Na प्लस बना लेगा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके. Cl हमारा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा? Cl माइनस बना लेगा. ठीक है? अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस विल बी K into Q1 into Q2 upon R स्क्वायर. ठीक है? Q1 Q2 क्या हो गया? जो भी चार्जेस है, यहाँ पे इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है. R स्क्वायर जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच. ठीक है? देन थर्ड पॉइंट इज आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल नेचर. ये पता है आपको? नहीं सर. आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है? आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब जैसे एक अगर सोडियम एटम है, इसकी बॉन्डिंग अगर आप कराएं Cl माइनस के साथ. ठीक है? तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? ये एक सोडियम एटम जरूरी नहीं है एक ही Cl माइनस से इंटरेक्ट करे. ठीक है? इसके आसपास दूसरे Cl माइनस जो होंगे उनसे भी ये क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा. बात समझ में आ रही है? हाँ सर, पर वो एक ही के साथ बॉन्ड यस करे. सर. हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल. मतलब इसका बॉन्डिंग इधर इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी. ठीक है? फिर अगला जो Na प्लस होगा, इधर भी Na प्लस है, ठीक है? इधर भी Na प्लस है. तो इस Cl माइनस की भी बॉन्डिंग कहाँ है? हर डायरेक्शन में Na प्लस के साथ साथ है. इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. ठीक है? तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है? ये बॉन्डिंग इसकी कंप्लीट नहीं है. ठीक है? बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर. ओके. यस सर. फिर हमारा जो आयोनिक बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स. ठीक है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो 3 स्टेप में होता है. ठीक है? It takes place in 3 steps. ठीक है? स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कटायन. ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ cation. ठीक है? सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अनायन. फॉर्मेशन ऑफ anion. And third step is formation of lattice. क्या होते हैं ये तीनों स्टेप? फॉर्मेशन ऑफ कटायन सिंपल है. Na गैस हमारा है, क्या वो बनाएगा? Na प्लस गैस बना लेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डेल्टा H विल बी इक्वल टू, बोलो मेरे को जल्दी. हाँ सर. डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल. ठीक है? फिर Cl माइनस है हमारा, सॉरी Cl है गैस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा? Cl माइनस गैस बना लेगा. यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? Ea की वैल्यू माइनस ऑफ Ea के इक्वल होगी. ठीक है? डेल्टा Hg हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ऑफ Ea होता है. ठीक है? ओके. फिर अब क्या बना? Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, तो दोनों मिलके लैटिस अपना बनाएंगे. ठीक है? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस विल फॉर्म NaCl सॉलिड. ठीक है? लैटिस पता है सबको क्या होता है? नो सर. नो नहीं सर. सर. ओके. तो लैटिस हमारा क्या होता है? लैटिस इज 3-dimensional arrangement of ions
फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी भी आयोनिक कंपाउंड के जो आयन्स है उसका, ठीक है। तो लैटिस के बारे में डिटेल में आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, व्हेन यू विल स्टडी द चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। ओके सर। अभी के लिए बस इतना जान लो, इस तरह से 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो हाँ, ये तीन स्टेप्स थे आपके फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड के, ठीक है। ओके, देन ओके, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये क्या होता है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज पे डिपेंड होता है, Q1, Q2 और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ या विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो वहां पे आपको बस चार्ज और उसका साइज देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर, इसमें आपको अरेंज करना है, ठीक है। पहला कंपाउंड है आपका, पहला केस लेटर से LiF, NaF, RbF एंड CSF, ठीक है। दूसरा केस क्या है आपका, NaI, NaBr, NaCl, ठीक है। बताइए इसमें आयोनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, ऊपर वाले केस में? सर CSF में। CSF में सबसे ज्यादा होगा, क्यों? तो क्योंकि साइज ज्यादा है। ज्यादा शेल्स है। ज्यादा शेल्स है तो उससे क्या होगा? सर मतलब वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। हम्म, वेरी गुड। सिमिलरली नीचे वाले में क्या हो जाएगा? सर इसमें शायद क्लोरीन होगा। हाँ सर। क्लोरीन बेटर होगा, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि Cl से Cl माइनस बनाना सबसे आसान है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझना है, ठीक है। ये जो हमने पिछले केस में देखा, ये जो 3 स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ कटायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ठीक है। तो कटायन बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी कि रिक्वायर होगी? रिक्वायर होगी, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी कि रिक्वायर होगी एनायन बनाने में? रिलीज होगा। रिलीज होती रिलीज है। होगा। लैटिस बनाने में एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी कि रिलीज होगी? कंजर्व होगा। कंजर्व रहेगी सर। नहीं, रिलीज होता है, रिलीज ठीक है। होगा। क्योंकि पहले आपके, आप समझ के देखो ना, हमने अभी कर्व ड्रॉ भी किया ना वो पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो पहले आपका Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग था, ठीक है। अब दोनों बॉन्ड हो चुका है तो स्टेबल बन गया ना, तो अनस्टेबल से स्टेबल बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट। हाँ सर। जैसे हाँ सर। बॉल हवा में लटक रहा है, अनस्टेबल है, ठीक है, छोड़ दिया नीचे आ गया, स्टेबल बन गया, ठीक है। तो एनर्जी Yes, sir. रिलीज की ना इसने, हाँ पहले हाँ, इसकी ये एनर्जी mgh थी, अभी 0 है, ठीक है। तो Yes, इसलिए sir. जब भी अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है चीज, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। हाँ सर। So this brings us to the next point, that favorable condition for ionic bond formation. Ionic bond formation के लिए जो favorable criteria है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कटायन का क्या हो, कम हो, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अनायन का क्या हो, ज्यादा हो, और लैटिस एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो। ताकि जो चीज हम दे रहे हैं वो कम से कम लगे और जो चीज आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। हाँ सर। सबको क्लियर है ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर।
फिर अगला पॉइंट आता है हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये चीज हम लोग एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? दिस इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय बॉर्न-हेबर साइकिल, ठीक है? बॉर्न-हेबर साइकिल करके एक होता है फेनोमेनन, जिससे हम लोग लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? क्या होता है बॉर्न-हेबर साइकिल, कैसे कैलकुलेट करते हैं लैटिस एनर्जी, ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज डेल्टा HF, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? देखो इस हाँ बोलो। लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी सेम चीज क्या है? सेम चीज है, अभी के लिए आप लोग सेम चीज ही समझिए, ठीक है? डिफरेंस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? तो दिस इज द एनर्जी चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज, ठीक है? एंथैल्पी स्लैश एनर्जी चेंज when one mole of a substance is formed from its elements in the pure and stable form, ठीक है? तो लैटिस एनर्जी सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली वो क्या? दिस इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ठीक है, इन द प्योर एंड स्टेबल फॉर्म। अब इस प्योर और स्टेबल फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, NaCl, ठीक है? कोई सब्सटेंस हम लोग ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे NaCl को देखते हैं लेटर से। तो NaCl में क्या होगा? NaCl दो एलिमेंट से बना है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है? हाँ सर। सोडियम का नेटिव स्टेट क्या है? रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सोडियम सॉलिड होता है, ठीक है? और क्लोरीन का नेटिव स्टेट क्या है? रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन गैसियस होता है, ठीक है? तो हाफ CO2 गैस, इससे मिला के जब NaCl बनेगा, और रूम टेम्परेचर पे NaCl क्या होता है? पाउडर, सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड, ठीक है? सॉलिड, यस सर। ओके, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF फॉर NaCl। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो Yes, यहाँ पे sir. स्टेबल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जो रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। जैसे अगर लेट अस से CO2 का आपसे पूछे, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है? अगर CO2 का पूछे तो CO2 में क्या है? कार्बन है हमारे पास और ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? गैसियस, तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस लेंगे, ठीक है? और कार्बन का अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है? कार्बन ग्रेफाइट की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन डायमंड की तरह एग्जिस्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? तो उसमें जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा वो लेंगे, तो कार्बन के लिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट का होता है, ठीक है? तो ग्रेफाइट, कार्बन इन द ग्रेफाइट फॉर्म प्लस ऑक्सीजन gives CO2 gaseous, that will be delta HF. Is it clear to everyone? यस सर। हुआ तो सॉलिड ही, क्या? तब वो हुआ तो सॉलिड ही ग्रेफाइट। हाँ, कार्बन सॉलिड ही होता है, लेकिन कार्बन का ग्रेफाइट वाला फॉर्म हम पर्टिकुलरली लेते हैं, ठीक है? यस सर। ओके। सर इसमें एनर्जी चेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, एनर्जी चेंज ये आप एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ कर, दिस कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? ओके सर। दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली।
और भी बहुत चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब ये बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली होता क्या है। हेलो ठीक है? सर, बोलो। वो प्योर सब्सटेंस कैसे पता चलेगा सर, कौन सा प्योर है और नहीं है? अरे प्योर सब्सटेंस आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, पूरा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। हाँ तो सर मतलब उसमें ग्रेफाइट को लिए सर वो। हाँ वो आपको थोड़ा याद करना होगा, ठीक है। कौन सा नहीं, हाँ सर, प्योर तो कार्बन भी है और डायमंड भी है, सॉरी वही तो ग्रेफाइट भी है, सर। डायमंड भी है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट है। तो वो आपको याद करना पड़ेगा किसका कौन सा ओ मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। हाँ सर। ओके चलो म्यूट कर लो सब लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सोडियम को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम गैस बनाएंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी गैस के लिए डिफाइंड होती है, सॉलिड के लिए नहीं, राइट, ठीक है। तो किसी मेटल को सॉलिड से गैस कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन हो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। हाँ सर। तो इसको हम लोग यस बोल सर। देते हैं, इसमें जो एनर्जी लगी अपनी दैट इज डेल्टा एस, ठीक है, दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। ओके। फिर अब ये क्लोरीन के साथ क्या होगा? क्लोरीन भी तो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं कर सकता, क्लोरीन एटम के फॉर्म में रिएक्ट करना होगा इसको, है ना। क्लोरीन एटम यहाँ पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग एक एटम के लिए डिफाइन करते हैं, राइट, यस सर। ठीक है। तो Cl2 से Cl एटम बनाने में क्या कौन सा एनर्जी लगेगा? दैट विल बी द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2, यस ठीक सर। है। तो यहाँ पे इसको आप D/2 कर दो, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी फॉर 1 मोल, लेकिन हमको 1 मोल नहीं चाहिए, हमको एक एटम चाहिए। एक एटम के लिए आधा मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल हमको तोड़ना है, ठीक है। हाँ सर। सो दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 अपॉन 2। समझ में आया सबको? हाँ सर। सर पर ये बोलिए बोलिए। दो दो मोल को तोड़ेंगे 2 मोल को क्यों तोड़ेंगे? हाफ मोल नहीं नहीं तोड़ ठीक है सर, ठीक ये है। हम लोग 1 मोल बनाना है ये, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब चीज ओ डिफाइन करेंगे, हाँ यस ठीक है। सर, उसको एक करना हाँ है। सर। हाँ फिर हम लोग सोडियम के आगे बढ़ेंगे। अब अपने को Na+ बनाना है। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ सर। और वो रिलीज Yes, होगी sir. तो उसको हम निगेटिव से दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये एनर्जी जो थी दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, तोड़ने के लिए भी एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, बस डिसोसिएशन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यस सर। हाँ ओके। सर। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? Na+ और Cl- मिल के जब ये बनाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? माइनस में रिलीज होगा। रिलीज होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? लैटिस एनर्जी के इक्वल, हाँ। ठीक है। हाँ सर। ओके। तो बॉर्न हेबर साइकिल यही होता है, ठीक है। ये जो साइकिल ऐसे पहले बार आप डायरेक्ट इसका रिएक्शन कराओ, फिर स्टेप वाइज रिएक्शन कराओ। तो अब देखो केमिस्ट्री फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर ये पेन आपका यहाँ से यहाँ पहुंचा है, ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी इसका कितना होगा? जो भी इसके डिफरेंस, व्हाटएवर इज द डिफरेंस इन द हाइट, ठीक है। अब यस सर। ये पेन यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप करके हमने इसको यहाँ पहुंचाया, या फिर यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे लाके फिर यहाँ तक पहुंचाया, एनर्जी चेंज विल बी सेम इन द बोथ द केसेस, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये डेल्टा HF जो है, ठीक है, दिस डेल्टा HF इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, ठीक है। दिस विल बी डेल्टा S प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस D/2 माइनस EA माइनस LE। बात समझ में आई सबको? तो सर हाँ बोलिए। सर आप कहाँ लिख रहा है? नीचे ब्लू पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? रुको दूसरा इंक यूज कर लेंगे, ठीक है।
अब दिख रहा है हाँ आप दिख रहा है। डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस dy2 माइनस ई ए माइनस एल ई। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये आपका, अब इसमें से क्या क्या होता है, कौन कौन सा चीज एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच एफ हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, डेल्टा एस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी नहीं कर सकते। तो बाकी सब चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, लैटिस एनर्जी की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। बात समझ में आई सबको? हाँ 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 सर। सर। हाँ सिमिलरली अलग अलग ऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड्स का इसी तरह से आप लोग बॉर्न हेबर साइकिल बना सकते हैं, ठीक है। ये कुणाल आया क्यों नहीं अभी? तो कौन? कुणाल, अच्छा, हाँ विपुल, कॉल नहीं ले रहा है सर, पता नहीं क्यों, ऑनलाइन भी नहीं है। चलो ठीक है, ओके। फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो हमने बताया कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन, ठीक है। मतलब A प्लस और B माइनस अगर कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं AB, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन के। समझ में आता है सबको? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। ओके। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज K into Q plus, which is the charge on cation, into Q minus, that is the charge on anion, upon एक मिनट ओके, अपॉन क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन का होल स्क्वायर। समझ में आता है सबको? यस सर। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसी के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो दो तीन कंपाउंड के बीच आपको लैटिस एनर्जी दिया जाए तो आप देखेंगे किसमें कटायन का चार्ज ज्यादा है, किसमें अनायन का चार्ज ज्यादा है, कि डिस्टेंस बिटवीन देम का क्या हल है, ठीक है। साइज अगर बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी जनरली कम होगी, साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो दिस वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। बस यही देन दो नेक्स्ट फैक्टर, टॉपिक इज, हाँ यही दो फैक्टर सर। हाँ बस चार्ज और डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। ओके, अगर चार्ज और डिस्टेंस दोनों को क्लैश करना है, जैसे दो कंपाउंड है, एक में चार्ज ज्यादा है, ठीक है, और लेकिन साइज कम है, नहीं साइज चार्ज ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है, हाँ तो सर। कैसे डिसाइड करेंगे? चार्ज के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए और साइज के हिसाब से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट बना लो। तो आप लिख लें सर कॉपी में। हाँ हाँ, चार्ज इज द dominating factor. Charge is the dominating factor
out of charge and distance. ठीक है, सर आप स्लाइड नहीं भेजेंगे क्या? हाँ स्लाइड हम भेज देंगे। ठीक है, आप अभी समझो बस बातों को। ठीक है, स्लाइड हम भेज देंगे। मन है तो नोट्स भी बना सकते हैं जितना हो पाए। ठीक है, बाकी स्लाइड्स जो भेजेंगे उससे कॉपी कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर हाँ। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? आयनिक को इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहला फिजिकल स्टेट इसका क्या होता है? फिजिकल स्टेट इसका आयनिक कंपाउंड का क्या होता है? सॉलिड होता है। पता है ना सबको ये सब चीज? यस सर। हाँ सर। ठीक है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम। हाई होता है बॉस, हाई कम होता है। हाई होता है। ठीक है, अच्छा सर, आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड ना? क्या कोवैलेंट बॉन्ड? सब को मतलब सॉरी सॉरी सर सॉरी सॉरी। ठीक है, देन कंडक्टिविटी क्या होता है इसका? तो अभी किस एलिमेंट की ज्यादा होता है, मतलब किस कंडक्टिविटी ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता नहीं होता है, कम होता है। सॉलिड स्टेट में ये लोग क्या है? बैड कंडक्टर्स। ओ हाँ सर हाँ। ओ, ठीक है, और एक्वस या फिर मोल्टन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होता है। सर आप क्या अच्छा हाँ। यहाँ पे क्या? सर यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स की। ओके सर। ठीक है, देन इसकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। अभी आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? तो आप लोगों ने मॉर्फ, फॉर्मूला हाँ बोलो क्या? सर, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर जो अलग होता है। हाँ, इनका सेम फॉर्म होता है। ठीक है, मॉर्फ जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में, तीन तरह के रॉक्स होते हैं। क्या रॉक्स होते हैं? इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो भी है। ठीक है, तो क्या होते हैं मेरे को भी याद नहीं है, तो मॉर्फ उधर भी आता है। ठीक है, तो फॉर्म से इसका कुछ रिलेशन है। एक और वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म चेंज करता है, बायोलॉजी में उसको पढ़ते हैं। तो दैट फील्ड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? सेम फॉर्म। ठीक है, आइसो मतलब सेम होता है, जैसे आप लोगों ने आइसोटोप, आइसोबार ये सब देखा होगा। ठीक है, हाँ सर। तो आइसो मतलब सेम, फॉर्म मतलब बेसिकली शेप। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके शेप क्या होंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। बात समझ में आती है? हाँ यस सर। सर। देन नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म। कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया कि कंपाउंड जो दोनों जिसका जो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, ठीक है, दे शुड बी बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स मतलब उसके अंदर एक कैटायन और एक एनायन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, MgO, ठीक है, Na2O और NaF। ठीक है, तो these are binary compounds। ठीक है, और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? बाइनरी कंपाउंड्स के लिए ये कंडीशन। ठीक है,
अब और एक बार जस्ट बोल सकते हैं बाइनरी कंपाउंड्स मतलब? बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें दो एटम्स हैं इन्वॉल्व, ठीक है। Na जैसे NaCl में Na और Cl, Na2O में Na और O, ठीक है, समझ में आता है। ओके सर। तो बाइनरी कंपाउंड्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड शुड बी सेम। फॉर्मूला ऑफ द टू कंपाउंड्स शुड बी सेम, ठीक है। जैसे NaCl है तो MgO, ठीक है, मतलब दो अगर दो है तो दो के साथ ही। Na2O है तो K2O के साथ हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर, सर यहाँ Na2O आ गया, मतलब दो को Na आ गया ना सर? देखो, अगर NaCl का आपको आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है, ठीक है, तो जिस कंपाउंड के साथ हो रहा है उसका भी स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, मतलब उसमें भी एक कटायन और एक अनायन होना चाहिए, ठीक है। ओ अच्छा, मतलब जब रिएक्ट करेगा तब ठीक है, रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा है अभी, बस कॉम्बाइन करेगा। उसका फॉर्मूला बस सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। हम्म, या फिर ठीक है सर। MgO ले लो, या फिर अगर एल्युमिनियम लेना है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। तो एक कंपाउंड, एक कटायन एक अनायन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए? साइज ऑफ कटायंस एंड अनायंस should be nearly same, ठीक है। मतलब कटायन का जो साइज है और अनायन का साइज क्या है, नियरली सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब दो अलग अलग पीरियड के नहीं हो सकते। जैसे NaCl का अगर आप देख रहे हैं तो इसका लेटेस्ट से अगर आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ करेंगे कंपेयर? MgS के साथ कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कटायन क्या है? Na प्लस, अनायन क्या है? Cl माइनस। यहाँ पे कटायन क्या है? Mg+2, अनायन क्या है? H2 माइनस, ठीक है। तो इसका साइज और इसका साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, इसका साइज आइडेंटिकल है, ठीक है। आसपास आते हैं ना पीरियोडिक हाँ टेबल सर। में, ठीक है। तो इस तरह का साइज आपका सिमिलर होना चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए, कोई और एग्जांपल ले लो लेटेस्ट से, जैसे Na2O और K2O, ठीक है। तो यहाँ पे कटायन क्या है? Na प्लस, यहाँ पे कटायन है K प्लस, यहाँ पे अनायन है O2 माइनस, यहाँ पे अनायन है O2 माइनस। अनायन तो ठीक है, लेकिन कटायन के साइज में बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला कर देगा। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। Second thing is, this is the second thing. Then C is electronic configuration, ठीक है, of both cations and anions should be same, ठीक है। मतलब दोनों एलिमेंट के कटायंस के और अनायंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे NaCl और MgS अगेन आप देख लेते हैं, Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8, ठीक है। Mg+2 का भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ही बोलेंगे क्या? 1s2 2s2 ऐसे नहीं हाँ, बोलेंगे? नहीं, वैसे जब पूछा जाए तब बोलेंगे, नहीं तो मोस्टली ऐसे ही चलेगा, ठीक है। Cl माइनस का क्या होगा? 2,8,8। S माइनस का भी क्या है? 2,8,8। तो ये अगेन सेकंड थर्ड क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है। बात समझ में आई सबको? यस सर। Okay, so this is how we compare the condition for isomorphism for binary compounds, जिसके अंदर दो ही एटम्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉन बाइनरी कंपाउंड्स में कैसे करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैस होते हैं, ठीक है, जो कि अगर वाटर या ये वाला रहता है तो कैसे नॉन बाइनरी कंपाउंड्स के जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे NaNO3 देख लो, क्या 3 एटम है ना, Na है, N है और O है, ठीक है। या फिर AlPO4 देख लो, Al है, P है, O है,
2 से ज्यादा एटम आ गए। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ यस सर। सर। हाँ इससे तो यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहला क्राइटेरिया ये क्लियर है ना? फॉर्मूला टाइप, मैं बता रहा हूँ इस तरह के फॉर्मूला टाइप ऑफ द टू कंपाउंड must be उसका भी इसको भी अगर वाटर के कांटेक्ट में Same. वाटर ठीक है। फॉर्मूला टाइप सेम होने चाहिए, जैसे पिछले में NaCl और KCl देखा था हमने, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे NaNO3 का, ठीक है, NaClO3 के साथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला टाइप क्या है? एक कटायन, दूसरा कटायन, तीसरा कटायन, 3, एक कटायन, दूसरा एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, 3 है, ठीक है। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, कितने? 3 है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। वहीं अगर ये पूछा जाए आपसे NaNO3 और NaClO4, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला टाइप अलग हो गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। देन सेकंड रूल आपका सेम होता है, कटायन और अनायंस के साइज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जो पिछले केस में था। अब ये कहाँ पे होता है? नियरली सेम साइज होनी चाहिए, ठीक है। और रूल नंबर 3, ये थोड़ा मेरे को अभी आगे बताना पड़ेगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह फिर से आगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल कहाँ पे हम जनरल यूनिट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, बेसिकली अनायंस should be वाटर में मिक्स करके वाटर सेम, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट सेम होना चाहिए। अब स्ट्रक्चरल यूनिट से मेरा क्या मतलब है? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हाइब्रिडाइजेशन मेरे को आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। sp2 sp3 बताया था, याद है लास्ट चैप्टर में? हाँ सर। sp क्या होता था? sp क्या होता था? पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन आई मीन, मतलब सेंट्रल एटम से जब 2 चीजें जुड़ी होती थी तो sp हाँ होता था, सर। हाँ। है ना? हाँ सर। सेंट्रल एटम से 3 होती थी तो sp2 होता था, sp2। जब हाँ 4 ऐसे ही होती थी तो बढ़ते हैं। sp3 होता था, ठीक हाँ है। बस। हाँ यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, जैसे NaNO3, मतलब अनायंस का बेसिकली चेक करना है, क्योंकि कटायन हमारे अलग है। अनायन जो है सो वो एक बड़ा यूनिट है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे हाँ। अनायन हाँ क्या ये है? यहाँ पे अनायन है NO3 माइनस, यहाँ पे अनायन क्या है? PO4 3 माइनस, ठीक है। ओके, तो NO3 माइनस को आप देखिए और PO4 3 माइनस को देखिए और ClO3 माइनस को देखिए, ठीक है। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, फास्फोरस है सेंट्रल एटम, क्लोरीन है सेंट्रल एटम, ठीक है। नाइट्रोजन, अब इन सब का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर बाद में आएगा, अभी के लिए आप लोग बस याद रख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? माइनस और बैलेंसिंग तो थोड़ा है ना इधर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं जैसे हमने इधर किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ClO3 माइनस का, ClO3 माइनस बोले तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक इसने लिया तो 8 हो गए, ठीक है। तो 6 इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसने 6 अपना यूज कर लिया, बाकी बचे 2, उसको हमने ये फिगर में इस तरह से डायग्राम से डिनोट किया। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंदिनी बताइए? sp2। sp2, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ सर। इसका हाइब्रिडेशन क्या है शुभंकर, आप बताइए? सर किसका? फास्फोरस का। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन
सर खाली फास्फोरस का? नहीं, भरा हुआ फास्फोरस का। फास्फोरस का कैसे बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हमने बताया ना अभी, अगर दो चीज जुड़ी होती है तो sp2 होता है, तीन चीज जुड़ी होती है तो सॉरी, दो चीज जुड़ी होती है तो sp होता है, तीन चीज जुड़ी होती है sp2, चार चीज जुड़ी होती है तो अच्छा, आप खाली इसकी ये एटम की बात करें तब sp2। sp3। ओ सॉरी, हाँ ऊपर ऑक्सीजन भी है। तीन है ना, चार चीज जुड़े हुए ना। तो मैं खाली फास्फोरस की सोच रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाँ क्लोरीन का क्या होगा फिर बताओ शुभांकर? सर, वही sp3। sp3। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाला क्राइटेरिया NaNO3 और NaClO3 का सेटिस्फाई हो रहा था क्योंकि फॉर्मूला टाइप सिमिलर थे। ठीक है, सर सर हाँ सर बोलो। वो sp2 होगा ना सर? कौन सा? ClO3 माइनस। क्लोरीन? नहीं, हाँ। चार चीज जुड़ा हुआ है ना इससे, और तीन ऑक्सीजन और एक ये। ओ हाँ, याद है, ठीक है। बॉन्ड वाला। ठीक है। तो अभी देखो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका NaNO3, ठीक है, और NaClO3 दोनों साथ में नहीं बैठ रहा है क्योंकि दोनों का हाइब्रिडेशन अलग अलग है। हाइब्रिडेशन बोले तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अलग अलग है दोनों का। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ पक्के सर। से? पक्के से? हाँ ओके। यस सर। तो सर, इसीलिए सर एक मिनट सर, मैं नहीं बोलो। समझ। देखो तो NaNO3 और NaClO3 क्यों सेम नहीं है? क्या, NaNO3 और NaClO3 यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, स्ट्रक्चरल यूनिट अलग अलग है इसीलिए। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, हाँ। ओके। ओके ओके, तो यहाँ से फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, सब लोग अपने अपने मार्क्स भेज देना ग्रुप पे, और हम कुछ होमवर्क देंगे अभी तक, कुछ अपलोड करेंगे हम 10 बजे तक, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।